हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर 8 का अगला पार्ट देखने जा रहे हैं। हमने स्थानीय शासन के बारे में बात की थी, यानी कि हम सभी जानते हैं कि भारत जो है गांवों का देश है। ठीक है, तो गांवों की उन्नति और प्रगति पर ही तो भारत की उन्नति और प्रगति डिपेंड करेगी, है ना। अगर हम महात्मा गांधी जी का कथन देखें तो महात्मा गांधी के अनुसार यदि गांव नष्ट होते हैं तो भारत नष्ट हो जाएगा। यानी कि भारत के संविधान निर्माता भी जो थे ना, इस तथ्य से जो है भली भांति परिचित थी। तो देश का विकास और उन्नति वो जो है ध्यान रखते हुए ग्रामीण शासन व्यवस्था की ओर जो है उन्होंने पर्याप्त ध्यान दिया। और आप सभी को मैंने पिछले पार्ट में बताया भी था कि संविधान के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो ये जो भारतीय लोकतंत्र है ना, इस आधारभूत अवधारणा पर आधारित है कि शासन के प्रत्येक स्तर पर जो है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि पंचायतें जो होती हैं भारत के राष्ट्रीय जीवन की रीढ़ है और देश के राजनीतिक भविष्य और भावी राजनीतिक चाल का निर्धारण ना संघीय व्यवस्था में जो बैठे बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं, इनकी अपेक्षा विभिन्न राज्य के ग्रामीण अंचलों में विद्यमान जो पंचायती राज हैं, यही संस्थाएं करती हैं। और आज हम स्वतंत्र भारत में स्थानीय स्वशासन की बात करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बात अब करते हैं स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन। देखिए, संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के बाद इसके बारे में डिटेल में हम अभी आगे देखेंगे। तो इसके बाद जो है स्थानीय शासन को मजबूत आधार मिला। लेकिन इससे पहले भी स्थानीय शासन के जो निकाय थे ना, इन्हें बनाने के लिए प्रयास हो चुके हैं। और इस सिलसिले में पहला नाम आता है 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अगर मैं इसकी बात करूं तो बात करूंगी मैं बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इसको। तो ये जो कमेटी थी, जो भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ 1952 में हुआ, तो क्या हुआ इसके फलस्वरूप कि आम जनता जो थी ना, इस कार्यक्रम से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ पाई। अब इसी समस्या के निदान के लिए बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में 1957, ध्यान रखेंगे, 1957 में एक कमेटी गठित हुई और इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी 1958 में। अब ये कमेटी जो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर त्रिस्तरीय, यानी कि 3 स्तरीय जो है वाली पंचायती राज की वकालत की व्यवस्था की। अब उन्होंने सुझाव क्या दिया, ये भी समझ लीजिए। उन्होंने ये सुझाव दिया कि जो त्रिस्तरीय व्यवस्था होगी वो इस प्रकार होगी। कैसे? ग्राम पंचायत गांव स्तर पर, पंचायत प्रखंड जो है स्तर, और जिला परिषद जिला स्तर पर। ठीक है, यानी अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो जो परिवारों के समूह होते हैं, तो परिवारों के समूह पंचायत, पंचायतों के समूह प्रखंड, और प्रखंडों के समूह जिला परिषद की स्थापना करते हैं। यानी कि जो राष्ट्रीय विकास परिषद जो है, इन्होंने बलवंत राय मेहता कमेटी की सिफारिशों को 12 जनवरी 1958 को अपनी स्वीकृति दी। और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने किस पर अपनी रिपोर्ट दी, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रहना चाहिए, है ना। तो इसी के परिणाम स्वरूप क्या हुआ ना कि 2 अक्टूबर 1959, ध्यान रखिएगा, 2 अक्टूबर 1959, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूं कि जवाहरलाल नेहरू ने, ध्यान रखेंगे, जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले, ध्यान रखेंगे, राजस्थान के नागौर जिले में प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना का सर्वप्रथम औपचारिक शुभारंभ किया। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि पहला ऐसा राज्य बताइए जहां पे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी कि पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, तो वो है राजस्थान का नागौर जिला। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अन्य राज्यों ने भी पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया, लेकिन इस प्रयास को भी उतनी सफलता नहीं मिली जितनी आशा की गई। अब इसके कारण जो है बहुत सारी चीज़ें थी, धन की कमी होना, ठीक है, जिससे जो है राज्य सरकार जो है नहीं कर पाई बहुत सारी प्रयास। तो इसको हम आगे देखेंगे, आगे बात करते हैं। अब देखिए,
1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम बना, ठीक है। और इस कार्यक्रम के पीछे सोच ये थी कि स्थानीय विकास जो है इसकी विभिन्न गतिविधियों में जनता की भागीदारी हो, और इस पृष्ठभूमि में ग्रामीण इलाकों के लिए एक त्रिस्तरीय पंचायत, जो कि मैंने अभी बताया कि बलवंत राय कमेटी ने जो है इन्होंने त्रिस्तरीय जो है पंचायत व्यवस्था की जो है रिपोर्ट दी, ठीक है। तो कुछ प्रदेश, मसलन आप गुजरात की बात कर लो, महाराष्ट्र की बात कर लो, इन्होंने 1960 में निर्वाचन द्वारा बने स्थानीय निकायों की प्रणाली को अपनाया। लेकिन अन्य प्रदेश में ना इस स्थानीय निकायों की शक्ति इतनी नहीं थी कि वे जो है केंद्रीय सरकार पर बहुत ज़्यादा निर्भर थे, ठीक है। कई प्रदेशों ने तो यह तक नहीं माना कि निर्वाचन द्वारा स्थानीय निकाय स्थापित करने की जरूरत भी है। अब ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहां स्थानीय निकायों को भंग करके स्थानीय शासन का जिम्मा जो है सरकारी अधिकारी को सौंप दिया गया। कई प्रदेशों में अधिकांश स्थानीय निकायों के चुनाव जो है अप्रत्यक्ष रीति से हुए, और अनेक प्रदेशों में स्थानीय निकायों के चुनाव जो है समय समय पर स्थगित होते रहे। सन 1987 के बाद स्थानीय शासन संस्थाओं ने गहन पुनरावलोकन की शुरुआत की। 1989 में पीके थुंगन कमेटी, ध्यान रखेंगे, पीके थुंगन कमेटी ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की। अब समिति की सिफारिश थी कि स्थानीय शासन की जो संस्थाएं हैं इनके चुनाव समय समय पर कराने, इनके समुचित कार्यों की सूची तय करने और ऐसी संस्थाओं को धन प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए। अब देखिए, अब पढ़ेंगे संविधान संशोधन 73वां और 74वां। अब देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि इस संदर्भ में जो ये संविधान है इसका जो है वर्ष 1882 का ये जो है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसी वर्ष भारत के जो तत्कालीन वायसराय थे उस समय, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, लॉर्ड रिपन। कौन? लॉर्ड रिपन ने निर्वाचित जो स्थानीय सरकारी निकाय थे इनके गठन की पहल की, ठीक है। और ये उल्लेखनीय है कि इस समय उन्होंने मुकामी बोर्ड यानी कि लोकल बोर्ड उसे कहा जाता है। अब इसके बाद क्या हुआ, मैं सीक्वेंस से थोड़ा बता दूं, फिर हम जो है संविधान संशोधन पे पहुंचेंगे। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत कई पंचायतों में ग्राम पंचायतें स्थापित हुई, और ये सिलसिला जो है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद भी जारी रहा। अब फिर इसके बाद स्वतंत्रता संघर्ष के समय गांधी जी ने भी सत्ता के विकेंद्रीकरण पे काफी जोर दिया। उनका क्या कहना था? उनका ये कहना था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना सत्ता के विकेंद्रीकरण का महत्वपूर्ण साधन है। इसके बाद जब संविधान तैयार किया गया था ना, तो स्थानीय सरकार का विषय राज्यों को सौंपा गया था, और साथ ही इसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के प्रावधानों में भी शामिल किया गया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 1987 के बाद ना स्थानीय सरकारी जो संस्थाएं थी इनके कामकाज की गहन समीक्षा शुरू हुई, और 1989 में पीके थुंगन कमेटी ने क्या किया, जो स्थानीय सरकारी निकाय थे इनको संवैधानिक मान्यता देने की जो है सिफारिश की। अब एंड में 1992, ध्यान रखेंगे, 1992 में संसद के द्वारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो है वो हुआ। थोड़ा सा छोटे फॉर्म में बता देती हूँ मैं, 73वां संवैधानिक संशोधन और 74वां। देखिए, ये जो 73वां संविधान संशोधन है ये ग्रामीण स्थानीय सरकार से संबंधित है, जिन्हें पंचायती राज संस्थाओं के रूप में भी जाना जाता है। वहीं अगर 74वें संविधान संशोधन की मैं बात करूँ तो ये शहरी, ध्यान रखेंगे, 73वां ग्रामीण और 74वां शहरी स्थानीय सरकार से संबंधित है, जिन्हें नगर पालिका भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, 1989 में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि केंद्र सरकार ने 2 संविधान संशोधनों की बात को आगे बढ़ाया, और कब हुआ ये संविधान संशोधन? 1992 में। ठीक है, थोड़ा सा अगर ब्राजील के रेफरेंस में बात करें तो ब्राजील के संविधान में प्रांत संघीय जिले और नगर पालिका परिषद की व्यवस्था है। इसमें से हर एक को स्वतंत्र शक्तियां प्रदान की गई हैं। इनका न्यायाधिकार भी अलग अलग है। जिस तरह गणराज्य यानी कि रिपब्लिक राज्यों के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ठीक उसी तरह राज्य भी नगर पालिका परिषद के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकते, और ये प्रावधान जो है स्थानीय शासन की शक्ति को सुरक्षा प्रदान करती है। अब आइए भारत के रेफरेंस में बात करें।
तो सन 1992 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन संसद ने पारित कर दिया। अब संविधान का 73वां संविधान जो संशोधन है वो गांवों के स्थानीय शासन से जुड़ा है। इसका संबंध जो है पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाओं से है और 74वां मैंने बताया ही है कि शहरी स्थानीय शासन से यानी कि नगर पालिका से जुड़ा हुआ है। और लागू कब हुआ ये 1993 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन लागू हो गया। ठीक है, डिटेल में अभी हम 73वें की बात करेंगे और 74वें की भी। अब देखिए हमने पहले हम ये देख चुके हैं कि स्थानीय शासन को राज्य सूची में रखा गया है। पूछा भी जाएगा एग्जाम में, ऐसे ही ना सुनिए आप, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते जाइए कि स्थानीय शासन को राज्य सूची में रखा गया है और प्रदेशों को इस बात की छूट है ना कि वे स्थानीय शासन के बारे में अपनी तरह का कानून बनाएं। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिए, जो संविधान में संशोधन हो जाने के बाद ना प्रदेशों को ऐसे कानून बदलने पड़े ताकि उन्हें संशोधित संविधान के जो है अनुरूप किया जा सके। और प्रदेशों को इन संशोधनों के आलोक में ना स्थानीय शासन के अपने अपने कानून में जरूरी बदलाव करने के लिए 1 वर्ष का समय जो है वो दिया गया। अच्छा, अब बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन। देखिए जो 73वां संविधान संशोधन है ये जो है उस समय 1992 में, आप ये सोचो कि प्रधानमंत्री कौन थे, पीवी नरसिम्हा राव, इनके कार्यकाल में प्रभावी हुआ। बात करेंगे 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था, यानी कि 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अब जो है ये जो संविधान संशोधन हुआ ना तो इसमें जो है इस संविधान संशोधन के तहत भाग 9 जोड़ा गया। तो पूछा भी जाता है कि ये जो पंचायती राज है ये कौन से भाग में है, तो ये है भाग 9 में, यानी कि पार्ट 9 में जो है ये है। 73वां संविधान संशोधन जो था ना वो संविधान की 11वीं अनुसूची, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाग 9 में है और अनुसूची 11 में। ठीक है, तो अनुसूची 11 में है, जोड़ी गई और इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषयों की जो सूची है इसकी व्यवस्था की गई। अब देखिए 73वें संविधान संशोधन में क्या चीजें हैं, इसको मैं रब कर दूं थोड़ा। अब देखिए त्रिस्तरीय बनावट। अब देखिए अब सभी प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा त्रिस्तरीय है। सबसे नीचे यानी कि पहले पायदान पे ग्राम पंचायत, ठीक है, आता है और ग्राम पंचायत के दायरे में एक या फिर एक से ज़्यादा गांव होते हैं। मध्यवर्ती स्तर पे बीच का यानी कि पायदान मंडल का है। ठीक है, मंडल का है, जिसे क्या कहा जाता है, ब्लॉक यानी कि खंड या फिर तालुका कहा जाता है। अब इस पायदान पर कायम जो है स्थानीय शासन के निकाय को मंडल या तालुका पंचायत कहा जाता है। जो प्रदेश आकार में छोटे हैं यहाँ मंडल या तालुका पंचायत यानी मध्यवर्ती स्तर को बनाने की जरूरत नहीं है। और सबसे ऊपर के पायदान में यानी कि तीसरे पायदान पे जिला पंचायत है। क्या है, जिला पंचायत है। अब इसके दायरे में जिले का पूरा ग्रामीण इलाका आता है, यानी कि ये जब संशोधन हुआ ना इसके बाद जो है सभी प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा जो है त्रिस्तरीय हो गया। सबसे नीचे यानी कि ग्राम पंचायतें आई, बीच में मंडल आया और सबसे ऊपर जिला पंचायत आया। ठीक है, अब देखिए संविधान के 73वें संविधान संशोधन में इस बात का भी ये प्रावधान किया गया ना कि ग्राम सभा अनिवार्य रूप से बनाई जाए, यानी कि पंचायती हलके में मतदाता के रूप में दर्ज हर वयस्क व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होता है और ग्राम सभा की भूमिका और कार्य का फैसला प्रदेश के कानूनों से होता है। क्या बताया मैंने, जब संशोधन नहीं हुआ था ना इसके पहले की मैं अगर आपको बात बताऊं तो कई स्थानों पर चुनाव का कोई प्रोविजन ही नहीं था, प्रत्यक्ष और औपचारिक प्रणाली ही नहीं थी। लेकिन जब ये 73वां संविधान संशोधन हुआ ना तो इसके माध्यम से ये व्यवस्था कर दी गई कि अब जो है तीनों स्तर, ठीक है, चाहे ग्राम स्तर हो, चाहे ब्लॉक स्तर हो, चाहे जिला स्तर हो, चुनाव सीधे जनता करेगी और प्रत्येक पंचायती निकाय की अवधि कितनी होगी, 5 वर्ष की होगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये तो हुई भाई चुनाव होगा।
अब चुनाव कैसे होगा इसके बारे में भी बात करते हैं। ठीक है, देखिए पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तर के चुनाव सीधे जनता द्वारा होते हैं। ठीक है, और हर पंचायती निकाय की अवधि 5 साल होती है, और यदि प्रदेश सरकार 5 साल पूरे होने से पहले पंचायत को भंग करती है ना, तो इसके 6 माह के अंदर नए चुनाव हो जाने चाहिए। ठीक है, ये कंपल्सेशन है और निर्वाचित स्थानीय निकायों के अस्तित्व को सुनिश्चित रखने वाला यह महत्वपूर्ण जो है प्रावधान है। यानी कि संविधान के 73वें संशोधन से पहले कई प्रदेशों में, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि अप्रत्यक्ष रीति से होते थे, लेकिन जब ये संशोधन हुआ तो जनता जो है प्रत्यक्ष रूप से अपने जो है नेता चुनती है, और पंचायती संस्थाओं को भंग करने के बाद तत्काल चुनाव कराने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। अब है आरक्षण। अब देखिए, सभी पंचायती संस्थाओं में 1/3 सीट किसकी होती है? महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है, और तीनों स्तर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीट में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और ये जो व्यवस्था है ये SC और ST की जनसंख्या के अनुपात में की गई है। यानी कि प्रदेश की सरकार जरूरी समझे तो वह जो है अन्य पिछड़ा वर्ग को भी सीट में आरक्षण दे सकती है। अब देखिए, यहाँ ये बात गौरतलब है ना कि ये जो आरक्षण है ये पंचायत के मात्र साधारण सदस्यों की सीट तक सीमित नहीं है। तीनों स्तर पर अध्यक्ष जो है यानी कि चेयरपर्सन जो है पद तक आरक्षण दिया जा सकता है, और इसके अतिरिक्त सिर्फ सामान्य श्रेणी की सीटों पर ही महिलाओं को 1/3 आरक्षण नहीं दिया गया है, बल्कि SC ST के लिए आरक्षित सीट पर भी महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था है। अब इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि कोई सीट, जैसे मान लीजिए कोई सीट महिला उम्मीदवार और अनुसूचित जनजाति और जाति जो है सदस्यों के साथ साथ आरक्षित की जा सकती है। ठीक है, और इस तरह सरपंच का पद जो है कोई दलित या फिर आदिवासी महिला धारण कर सकती है। अब देखिए, विषयों का स्थानांतरण, मतलब कि ऐसे 29 विषय जो पहले राज्य सूची में थे अब पहचानकर संविधान की 11वीं अनुसूची में दर्ज कर लिए गए हैं। ठीक है, और जो है इन विषयों को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया जाना है। अधिकांश मामलों में इन विषयों का संबंध जो है स्थानीय स्तर पर होने वाले विकास और कल्याण के कामकाज से है। यानी कि इन कार्यों की जो वास्तविक हस्तांतरण है प्रदेश के कानून पर डिपेंड करता है, और हर प्रदेश ये फैसला करेगी कि ये जो 29 विषय हैं इन 29 विषयों में से कितने को स्थानीय निकायों के हवाले करना है। तो जो है आर्टिकल 243 देखिए, पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किसी प्रदेश की विधायिका कानून बनाकर 11वीं अनुसूची में दर्ज मामलों में पंचायतों को ऐसी शक्ति और प्राधिकार प्रदान कर सकती है। अब देखिए 11वीं अनुसूची में जो कुछ विषय हैं उनको देख लीजिए। कृषि हो गया, लघु सिंचाई, जल प्रबंधन, जल संचयन, लघु उद्योग, ग्रामीण आवास, पेयजल, सड़क पुलिया, ग्रामीण विद्युतीकरण, जो है गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा, इसमें प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा शामिल है, तकनीकी प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा, वयस्क और अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, सांस्कृतिक गतिविधि, बाजार और मेला, स्वास्थ्य और साफ सफाई का जो है डिस्पेंसरी इन सब में शामिल है, परिवार नियोजन, महिला और बाल विकास, सामाजिक कल्याण, कमजोर तबके के कल्याण, खासकर अनुसूचित जाति जनजाति का जो है, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि PDS। देखिए भारत के अनेक प्रदेश के ना जो आदिवासी हैं, जो आदिवासियों की जनसंख्या है, इन क्षेत्रों को 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों से दूर रखा गया। ये रीज़न जानने की कोशिश करते हैं। अब जो ये प्रावधान थे इन क्षेत्रों पर लागू नहीं होते थे। 1996 में क्या हुआ कि अलग से एक अधिनियम बना और पंचायती राज व्यवस्था में जो है प्रावधानों के दायरे में इन क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया गया। यानी कि अनेक आदिवासी समुदायों में जंगल और जल जोहड़ जैसे साझे संसाधनों की देखरेख के रीति रिवाज मौजूद थे, और इस कारण ना नए अधिनियम में आदिवासी समुदायों के इस अधिकार की जो है रक्षा की गई है। वे अपने रीति रिवाजों के अनुसार संसाधनों की देखभाल कर सकते हैं, और इस उद्देश्य से ऐसे इलाकों की ग्राम सभा को अपेक्षाकृत ज़्यादा अधिकार दिए गए हैं। और जो है जो निर्वाचित ग्राम पंचायत है ना, इनको कई मायनों में ग्राम सभा की अनुमति लेनी पड़ती है। और ये जो अधिनियम हो, इस अधिनियम के पीछे जो बेसिक विचार ये था कि स्वशासन की स्थानीय परंपरा को बचाना और आधुनिक ढंग से निर्वाचित निकायों के ऐसे समुदायों को परिचित कराना। अब विविधता और विकेंद्रीकरण की जो ये भावना थी, इससे जो है विचार की संगति जो है बैठती है।
अब देखिए, राज्य चुनाव आयुक्त में क्या है कि प्रदेशों के लिए ये जरूरी है कि वे एक राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करें। अब इस आयुक्त की ये जिम्मेदारी होगी कि जो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होंगे इन्हें कराने का जिम्मा इनका होगा। जिस प्रकार केंद्र में मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, इसी प्रकार राज्य में राज्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो पहले ये काम जो है प्रदेश का प्रशासन करता था, जो प्रदेश की सरकार के अधीन होता है, ठीक है। और अब जो है भारत के चुनाव आयुक्त के समान प्रदेश का चुनाव आयुक्त भी स्वायत्त यानी कि ऑटोनॉमस है। बहरहाल अगर देखा जाए तो प्रदेश का चुनाव आयुक्त जो है एक स्वतंत्र अधिकारी होता है, यानी कि उसका या फिर उसके कार्यकाल का संबंध भारत के चुनाव आयोग से नहीं होता। अब राज्य वित्त आयोग की बात कर ले। देखिए, प्रदेश की सरकार के लिए हर 5 वर्ष पर एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनाना जरूरी है, ठीक है। और ये आयोग जो है प्रदेश में मौजूद स्थानीय शासन की संस्थाओं की आर्थिक स्थिति का जायजा लेगा। और ये आयोग जो है एक तरफ प्रदेश और स्थानीय शासन की व्यवस्थाओं के बीच तो दूसरी तरफ शहरी और ग्रामीण स्थानीय शासन की संस्थाओं के बीच राजस्व के बंटवारे यानी कि धन के बंटवारे का पुनरावलोकन करेगा। और इस पहल के द्वारा ये सुनिश्चित किया गया ना कि ग्रामीण स्थानीय शासन को धन आवंटित करना राजनीतिक मसला जो है वो ना बने। अब आता है 74वां संविधान संशोधन, जिसे हम अगले पार्ट में देखेंगे क्योंकि ये भी लेंदी है। आप आज 73वां रिवीजन कर लो, कल हम 74वां जो है संविधान संशोधन भी पढ़ लेंगे, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से बेटर है हम कम पढ़ें लेकिन समझ के पढ़ें, हमें चीज़ें समझ में आए। तो आपको अगर कुछ भी चीज़ें नहीं समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है गाइस। वीडियो को आप बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हैं। आपसे बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, ठीक है। तो शेयर कर दिया करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखिए, पढ़िए, समझिए, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं। आप सभी को पता ही है कि बेरोज़गारी की दर बढ़ रही है। एक फॉर्म के पीछे जो है कई लाख लोग जो है एग्ज़ाम देते हैं, है ना। तो आप अगर डे बाय डे अपनी पढ़ाई को और मजबूत करते जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम क्लियर करने का जो है परसेंटेज भी बढ़ जाएगा। तो पढ़िए और साथ दीजिए, वीडियो को शेयर करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।